नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे धोला बीरा और साथ में मैं आपको आज आलमगीरपुर की सभ्यता भी पढ़ाऊंगी। आलमगीरपुर से भी हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं जो मेरे हिसाब से आपको जानने चाहिए। तो आज हम सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी धोला बीरा, उसके बाद आलमगीरपुर पढ़ाएंगे। तो चलिए धोला बीरा के बारे में जानते हैं। तो धोला बीरा कहाँ है? धोला बीरा स्थान है इसका गुजरात, और ये कौन से जिले में है? जिला है इसका कच्छ। देखिए, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, सिर्फ लोग इतना ही आपको बताएंगे एग्जैक्ट कहाँ है ये जिला, कौन से जिले में, कच्छ जिले में। लेकिन मैं आपको इसके आगे का भी बताती हूँ एग्जैक्ट धोला बीरा ये कहाँ पे है। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है गुजरात के कच्छ जिले के भचकाऊ में। भचकाऊ तालुका के खादिर बेट एक जगह है। खादिर बेट के उत्तर पश्चिम में कहाँ है धोला बीरा? गुजरात के कच्छ जिले के भचकाऊ तालुका के खादिर बेट के उत्तर पश्चिम में धोला बीरा का टीला हमें मिलता है। अब आगे देखिए, इसकी खोज किसने की थी? धोला बीरा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आप जो मैं बताने जा रही हूँ उसमें भी आप बहुत अलग सुनते हैं, लेकिन मैं आपको अलग पढ़ा रही हूँ। जो रियल है वो मैं आपको बता रही हूँ इसमें। बाकी लोग क्या करते हैं, आपको बताते हैं खुदाई इसने की है, खुदाई को उठा के खोज में रख दिया कि इसी ने इसकी खोज की है। जिन लोगों ने इसकी उत्खनन कार्य किया उन्हीं को उठा के खोज में रख देते हैं। उससे क्या होता है, आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम जो एग्जाम पेपर आपका बनाता है उसका माइंड ज्यादा इतना शार्प रहता है कि वो चीजों को बड़ा घुमा फिरा के आपको देता है। उसका मीनिंग, उसका जो मोटिवेशन होता है वो यही होता है कि उसको आपको किसी तरह से कंफ्यूज करना है, और वो आपको ये देखना चाहता है कि आप कितने शार्प माइंडेड हैं, और आपका जो शार्प माइंडेड है वो यहीं पे देखा जाता है। तो हम इसकी खोज बताते हैं। आइए, इसकी खोज की थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी ने की थी। और कब की थी? 1967 से 68 ईस्वी के मध्य इसकी खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? धोला बीरा की। तो याद रखेंगे। आगे इसका उत्खनन कार्य, अब देखिए उत्खनन कार्य, इसका उत्खनन कार्य आर.एस. बिस्ट के द्वारा किया गया था। आर.एस. बिस्ट 1990 से 1991 ईस्वी के मध्य इसका उत्खनन कार्य मतलब खुदाई की गई थी। रणवीर सिंह बिस्ट के द्वारा खुदाई इसकी की गई थी। अब बात आती है कि धोला बीरा। सबसे पहले तो जानिए धोला बीरा का क्या अर्थ है। धोला बीरा का अर्थ है सफेद कुआं। क्या है? सफेद कुआं धोला बीरा का अर्थ है। दूसरी चीज आती है, अब यहां से हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है धोला बीरा से, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धोला बीरा से सबसे पहले एक कुआं मिला है जिसके नाम पर जिस कुएं के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। आगे आता है यहां से प्राप्त सामग्री में देखिए, सबसे पहले एक सफेद, यहां पे एक तालाब मिला है। तालाब जिसकी लंबाई है, मैं यहां पे लिख देती हूं 12.80 मीटर, और कुआं हो ही गया, इसमें एक कुआं मिला है। दूसरी चीज, यहां से 10 अक्षर वाला एक साइन बोर्ड भी हमें प्राप्त होता है।
10 अक्षर वाला एक साइन बोर्ड भी प्राप्त होता है। ये साइन बोर्ड पूछा जाता है, डीएसएसपी के बच्चे स्पेशली ध्यान दें, साइन बोर्ड डीएसएसपी के बच्चों ये पूछा जाता है डीएसएसपी में। और यूपी वाले बच्चे स्पेशली ये मत समझिए कि इस यूपी में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन बनाता है, जो पेपर बना रहा है, उसका भरोसा नहीं है वो कहां से उठा के आपको प्रश्न दे दे। इसलिए जो चीजें हैं उनको याद रखिए। यहाँ से और हमें क्या प्राप्त होता है, 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड भी हमें यहाँ से मिलता है। एक नेवले की मूर्ति मिलती है, नेवले की मूर्ति जिसकी माप है 37 सेंटीमीटर। नेवले की मूर्ति की क्या है, ये इसकी माप है। और यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, बलुआ पत्थर से निर्मित, एक बलुआ पत्थर से निर्मित शीर्ष रहित एक पुरोहित की आसनस्थ प्रतिमा हमें प्राप्त होती है, जो इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। एक पुरोहित की प्रतिमा, एक पुरोहित की प्रतिमा, और वो भी शीर्ष रहित है, शीर्ष रहित। वो हमें कहां से मिलती है, धोलावीरा से प्राप्त होती है, जो इस समय कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो आप जाके देख सकते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, क्योंकि जो चीजें बच्चों आप अपनी आंखों से देखते हैं, एग्जैक्ट रियल लाइफ में देखते हैं, वो मैं मानती हूँ आपको जल्दी याद होती है और उनको आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। ऐसा नहीं है आपने एग्जाम पास कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपको कला से कोई मतलब नहीं है। आप कलाकार हैं तो आपको पूरी लाइफ ये चीजें पीछा नहीं छोड़ेंगी, कहीं ना कहीं आपको ये चीजें याद आती रहेंगी या आपको ये चीजें सामने आएंगी, आपको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी जरूरी हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए अब हम पढ़ते हैं आलमगीरपुर। इसके बाद ही हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा सिंधु घाटी की वास्तुकला कैसी थी, और उसी में हम पढ़ाएंगे उसकी मूर्ति कला। तो वो टॉपिक हमारा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें पहले। उसके बाद हम आपको सिंधु घाटी की वास्तुकला और मूर्ति कला के बारे में बताएंगे। आलमगीरपुर कहाँ है, तो जो यूपी के बच्चे हैं उनको पता होगा, आलमगीरपुर राज्य है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और इसका जिला है मेरठ में, मेरठ जिला। और इसकी नदी है हिंडन नदी, जो किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है। कहाँ है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। जिला है इसका मेरठ, नदी है इसकी हिंडन नदी है। और इसकी खोज की थी, खोज देखिए, इसकी खोज की थी 1958 ईस्वी में भारतीय समाज सेवक संघ के द्वारा, संस्थान या संघ के द्वारा। और इसका जो उत्खनन कार्य भी देखिए, इसका उत्खनन कार्य या खुदाई, उत्खनन कार्य वो हुआ था, इसका उत्खनन कार्य भी 1958 में ही हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 ईस्वी में ही किया गया था। कहाँ, आलमगीरपुर में। आलमगीरपुर की सभ्यता से देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि आलमगीरपुर, सबसे पहले तो इसमें यही पूछा जाता है आलमगीरपुर की सभ्यता हमें कौन से राज्य में देखने को मिलती है। तो आपको ऑप्शन में दे देगा, आपको टिक क्या करना है, उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज आती है कि हमें यहाँ से क्या क्या सामग्री प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ से एक रोटी बेलने की चौकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग बोर्ड, या लोग अपनी अपनी भाषा में जो भी कहते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, रोटी बेलने की चौकी हमें मिलती है सामग्री,
सामग्री में देखिए, रोटी बेलने की चौकी हमें कहां से मिलती है? आलमगीरपुर से मिलती है। और यहां से एक कटोरे के भी बहुसंख्यक टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं। कटोरे के टुकड़े, बहुसंख्यक टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं। और दूसरी चीज आती है यहाँ से और क्या क्या प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ आलमगीरपुर की जो सभ्यता थी, इनके बर्तनों पर बहुत सारी चित्रकारी हमें मिलती है देखने को। जैसे गिलहरी, मोर की आकृतियां बनी थी, घोड़े की आकृतियां बनी थी। इनके बर्तनों पे ये सारी आकृति हमें बनी हुई मिलती हैं। बर्तनों पर क्या क्या बना मिला है? मोर की आकृति, मोर, गिलहरी और घोड़े की आकृति बनी हुई हमें कहां से मिलती है? आलमगीरपुर से हमें मिलती है। एक चीज और मैं बता देती हूँ, आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी हिस्सा है, मतलब सबसे पूर्वी सभ्यता ये कहलाती है। किसकी? आलमगीरपुर की सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सैंधव सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर कहलाता है। आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, समझ आया या नहीं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं मुझे कमेंट करिए। और मेरी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही एडमिशन शेष रहे हैं। उसके बाद मैं न्यू क्लास स्टार्ट कर दूंगी, फिर एडमिशन नहीं होंगे। तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप इस नंबर पर 9599670200। कुछ बच्चों ने एडमिशन ले भी लिए हैं। जो बच्चे रह गए हैं वो एडमिशन लेके ऑनलाइन मेरी क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद।